करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम कई और कंपाउंड्स की करते हैं, वैसे ही यहां पर भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। कि जैसे फिनोल है जिसमें बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है, तो कुछ रिएक्शंस होंगी जो OH ग्रुप की रिएक्शंस होंगी, इसलिए इनको हम लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। तो सबसे पहले हम करेंगे, आप लिख सकते हो ए पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। जो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है उसके कारण जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, सबसे पहले हम वो स्टडी करेंगे। तो नंबर 1, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं? जो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करें, उनको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। जैसे हमने अल्कोहल्स में भी देखा था कि अल्कोहल्स जो हैं वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देती हैं। तो उसी से ही हमने अल्कोहल्स को एसिडिक बोला था। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम फिनोल में सोडियम ऐड करें तो ये भी सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह यहां पर फिनोल जो है वो भी एक एसिड के जैसे बिहेव कर रही है। जैसे कॉमन जो एसिड्स होते हैं जैसे HCl है, ये भी अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करे तो बना देता है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो उसी तरीके से यहां पर फिनोल जो है वो एक्टिव मेटल सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि फिनोल जो है ये काफी एसिडिक है। तो फिनोल एसिडिक है, तो इसके साथ फिनोल जो होती है ये मोर एसिडिक देन वाटर भी होती है। तो इसलिए जो सेकंड केमिकल इसकी प्रॉपर्टी है दैट विल बी रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज के साथ ये रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर भी बना देती है। तो रिएक्शन विद अल्कलीज। अब अल्कली क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम अल्कली कहते हैं। मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स जो वाटर में सॉल्युबल हों, जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करें, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब यहां पर फिनोल जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर बना देती है। इसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। अगर हम अल्कोहल में ये रिएक्शन करें, कोई भी अल्कोहल अगर हम लें उसमें अगर अल्कली ऐड करें NaOH और बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्शन करने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि अल्कोहल में कभी भी ये रिएक्शन नहीं होती। यानी कि अल्कोहल जो है वो अल्कली के साथ रिएक्शन करके कभी भी वाटर जो है प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि फिनोल कर जाती है। तो ऐसे क्यों होता है? तो ये इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एक स्ट्रॉन्गर एसिड जो हो वो वीकर एसिड को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट, पर जो वीकर एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है कि जो भी कोई फिजिकली स्ट्रांग हो पर्सन, वो जो वीक पर्सन है उसको हिला देगा, पर वीक जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्गर को नहीं हिला पाता। तो वैसे ही बिल्कुल यहां पर फिनोल जो है ये मैं बात कर चुका हूं कि वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड होती है।
कैसे होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। फिनोल वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसलिए जो स्ट्रॉन्गर एसिड फिनोल है वो वीकर एसिड वाटर को डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ वाटर। NaOH जो है ये वाटर का एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें आप देखो अगर तो सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक कंपाउंड है ये NaOH। आयनिक कंपाउंड्स को ही कॉमनली सॉल्ट्स बोला जाता है। तो यहां पर स्ट्रॉन्गर एसिड फिनोल लिबरेट्स वीकर एसिड वाटर फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ वाटर दैट इज NaOH। तो ये बात हुई कि स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो वीकर एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, पर अल्कोहल जो होती हैं ये वाटर से वीक एसिड्स होती हैं। तो एक वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड वाटर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तभी जो सेकंड रिएक्शन मैंने लिखी है वो नहीं होगी। तो इस बारे में आप एक लाइन नोट कर लो, क्योंकि ये सिर्फ यहां पर फिनोल्स में नहीं बल्कि और भी कई जगह पे यूज होती हैं, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होती है बात ये। तो आप लिख सकते हो अ स्ट्रॉन्गर एसिड कैन डिस्प्लेस अ वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। A stronger acid can displace a weaker acid from its salt, but a weaker acid cannot displace a stronger acid from its salt। यहां पर फिनोल क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर है, इसलिए ये वाटर को डिस्प्लेस कर देती है इसके सॉल्ट से, पर अल्कोहल क्योंकि वीकर एसिड है वाटर से, इसलिए ये वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर सकती फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ वाटर दैट इज फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड ऑफ वाटर अल्कली। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक तो है, पर अगर ज्यादा एसिडिक है तो ये एसिडिक होती क्यों है। सबसे पहले हमें जो कॉज ऑफ एसिडिक नेचर है कि वाई फिनोल्स आर एसिडिक ये देखना होगा। तो हम करेंगे पहले एक्सप्लेनेशन फॉर एसिडिक कैरेक्टर। एक्सप्लेनेशन फॉर एसिडिक कैरेक्टर कि क्यों फिनोल्स जो हैं वो एसिडिक होती हैं। तो बेटा जी फिनोल जो है ये तो हमने रेजोनेंस इफेक्ट जब किया था तब फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाई थी, तो बिल्कुल वैसे ही बात यहां पर भी चलेगी। जैसे हमने एक हेलोएरीन्स में भी क्वेश्चन किया था कि हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स, व्हाई, तो उसमें भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी। तो आप लिख सकते हो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of resonance effect. This can be explained with the help of resonance effect. तो उसमें आप आगे लिखो फिनोल is a resonance hybrid of the following 5 structures. तो जब मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट करवाया था तो ये फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही करवाया था कि इसमें अगर हम अल्कली ऐड करें फिनोल में तो ये रिएक्ट कर जाती है। फिनोल में हम देखते हैं यहां पर कि लोन पेयर फिर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दैट इज लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है, तो इसलिए यहां पर रेजोनेंस होगी। इसको हम कहते हैं एन पाई कंजुगेशन। लोन पेयर के लिए हम यूज करते हैं वर्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। एक एटम के ऊपर है लोन पेयर, फिर है सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हो गए, इसको हम कहेंगे एन पाई कंजुगेशन। इसके कारण रेजोनेंस होगी। किस तरह से प्रोसीड करेगी? लोन पेयर विल चेंज इनटू ए बॉन्ड पेयर
जो मैं इस ब्लू पेन से बना रहा हूं वो आप डॉटेड लाइन से लिख सकते हो, और जो बॉन्ड पेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लोन पेयर। तो क्या बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगली, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। पहले लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर था, जब ये बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के शेयर में चला गया, था वो ऑक्सीजन का, तो इस तरीके से ऑक्सीजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हो कि इस कार्बन जिसके साथ ये पाई बॉन्ड बना, इसके 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं, डबल बॉन्ड है इधर और एक बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ। 4 बॉन्ड अगर पहले ही बने हैं तो 5 बॉन्ड ये कार्बन नहीं बना सकती, ऊपर से जो लोन पेयर आया वो 5वां बॉन्ड ही बना रहा है, तो इसीलिए ही जो अगला पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा लोन पेयर। इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस सबसे ऊपर टॉप वाले कार्बन का, इसको भी हमने इधर शिफ्ट किया, तो इस कारण ये वाली जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इस कारण इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जो भी हो, आगे फिर लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हैं, तो यहां पर फिर से एन पाई कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस प्रोसीड करेगी, दैट इज लोन पेयर विल चेंज इनटू ए बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू ए लोन पेयर। तो इस तरीके से अब यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, इधर हो जाएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, जब इसको नीचे शिफ्ट किया तो ये वाली जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, गेन किया एक इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद फिर से एन पाई कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस विल प्रोसीड फर्दर, लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब फिर से एन पाई कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस विल प्रोसीड फर्दर, ये आगे चलेगी, लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में चेंज होगा और बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल ऑफ डीलोकलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि जो भी लोन पेयर है ऑक्सीजन का या पाई बॉन्ड्स हैं इन्होंने एक साइकिल अपना पूरा कर लिया। तो ऐसे मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड चलते रहते हैं, बड़ी फास्ट जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है। अब इन स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखो तो जो सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर है, इनमें ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन तो आपको पता है कि हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर वो तो हाइड्रोजन से बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी अपनी तरफ, तो यहां से इसकी आयोनाइजेशन जो है वो बड़ी इजीली हो जाती है। जब हम फिनोल को वाटर में डिसॉल्व करें तो यहां से हाइड्रोजन लूज हो जाती है एज H पॉजिटिव आयन, तो आपको मिलेगा एक फिनॉक्साइड आयन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, प्लस बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना ये इसमें भी रेजोनेंस होगी, यानी कि फिनॉक्साइड आयन जो है ये भी रेजोनेंस शो करेगा। तो आप लिख सकते हो एक लाइन, द फिनॉक्साइड आयन इटसेल्फ is a resonance hybrid of the following 5 structures
The phenoxide ion itself is a resonance hybrid of the following 5 structures. तो फिर हम फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ये ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड है, यानी कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड अगर ऑल्टरनेट हुए तो आप इसको कहोगे एन पाई कंजुगेशन। तो रेजोनेंस विल प्रोसीड फर्दर, लोन पेयर विल चेंज इनटू ए बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू ए लोन पेयर। तो जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर बचेंगे 2 लोन पेयर। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के ऊपर जिसके कारण इसका नेगेटिव चार्ज था वो नीचे कार्बन को चला गया, तो ऑक्सीजन हो गई न्यूट्रल। जब ये लोन पेयर नीचे को गया तो इस कार्बन के 5वां बॉन्ड बनने लगेगा, तो इसका एक वीक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर टॉप कार्बन का है, उसको भी हमने इधर ट्रांसफर किया, तो ये वाली कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अगर गेन किया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब फिर से एन पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस आगे चलेगी, लोन पेयर विल चेंज इनटू ए बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहां पर अब आ जाएगा पाई बॉन्ड और इधर लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। अब फिर से एन पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस आगे प्रोसीड करेगी, लोन पेयर विल चेंज इनटू ए बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू ए लोन पेयर। तो जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब एक पाई बॉन्ड बन जाएगा इधर, यहां पे हो जाएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो इससे यहां पर फिर से एन पाई कंजुगेशन है तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनेगी कि ये लोन पेयर जाएगा इधर और ये लोन पेयर आएगा इधर। तो हमें क्या मिलेगा? फिर से जैसे पहली स्ट्रक्चर थी फिनॉक्साइड आयन की, बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट ही दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से एक साइकिल डीलोकलाइजेशन का कंप्लीट हुआ। अब फिनोल और फिनॉक्साइड आयन दोनों में 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम जनरली यही बात करते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन एंड हेंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। मतलब जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो उतना, या जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होती है और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो फिनोल और फिनॉक्साइड आयन दोनों में सेम है, पर आप देख सकते हो कि जो फिनॉक्साइड आयन है या फिनोल है पहले, इसमें जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस की गई है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग किया गया है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में होती है अट्रैक्शन। जो भी ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली हेल्ड हैं, अगर हम उनको सेपरेट कर रहे हैं तो नेचुरली इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ की एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अब 5 में से 3 स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज्यादा है, तो इस कारण ये थोड़ी फिनोल रेजोनेंस के कारण कम स्टेबलाइज होगी। जबकि अगर हम फिनॉक्साइड आयन में देखें तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ही डीलोकलाइज हुआ। तो डीलोकलाइजेशन से तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो है ये रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये कंक्लूजन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रेजोनेंस दोनों में हुई, फिनोल में भी और फिनॉक्साइड आयन में भी।
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी दोनों में सेम थे, पर फिर भी फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबलाइजेशन हुई। तो फिनोल में आप लिख सकते हो लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और फिनॉक्साइड आयन जो है ये वाला है मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल ट्रांजिशन ये तो फटाफट हो ही जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है। फिनोल में आपने देखा था कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, इस कारण हाइड्रोजन इजीली लूज कर देती है एज H पॉजिटिव आयन। और अगर आप देखो अल्कोहल, तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। अगर ऑक्सीजन को एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो हाइड्रोजन से थोड़े कम खींचेगी, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा, तो इसको लूज करना एज H पॉजिटिव आयन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि फिनोल में 3 स्ट्रक्चर्स थी, जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, तो इसलिए हाइड्रोजन बड़ी रेडिली लूज करती है। तो इस तरीके से जो अल्कोहल है वो वीकर एसिड होगी एज कंपेयर टू फिनोल। और वाटर से वीक एसिड है ये तो हम कर ही चुके हैं कि जैसे ये है वाटर, तो यहां पर तो एल्काइल ग्रुप है जो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, पर यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं है जो डिक्रीज करे। हाइड्रोजन ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, इसलिए अल्कोहल जो है ये कम एसिडिक होगी वाटर से, और फिनोल जो है ये ज्यादा एसिडिक होगी वाटर से। तो अगर हमें रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल, अल्कोहल और वाटर का लिखना हो तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिनोल को मैं लिख रहा हूं PHOH, PH हेयर स्टैंड्स फॉर फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होती है वाटर से, और वाटर इन टर्न स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्कोहल से। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। तो ये तो हमने देख लिया कि फिनोल्स जो हैं ये एसिडिक हैं। अब फिनोल्स में अगर कोई हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो वो फिनोल को ज्यादा एसिडिक करेगा कि कम एसिडिक करेगा, ये देखना है अब। तो इसके लिए आप हेडिंग लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। कि फिनोल के ऊपर अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो उसका क्या इफेक्ट होगा ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे ये है फिनोल, इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उसको मैंने EWG लिख लिया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये लगा दूं अगर, तो ये क्या करेगा। अगर फिनोल को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें पता है कि वो आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयन दे देती है। तो यहां पर हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन और साथ में हाइड्रोनियम आयन। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है इसका इफेक्ट कैसा है, ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये देखना है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर विदड्रॉ करेगा, तो बेंजीन रिंग थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। अब रेजोनेंस के कारण तो पहले ही ऑक्सीजन से नीचे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली इन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे खींचेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन को लूज करना एज H पॉजिटिव आयन थोड़ा इजी हो जाएगा। और इधर फिनॉक्साइड आयन में आप देख सकते हो
कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर भी डिस्पर्स करवा लेगा। तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज के कारण तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। और एक बात मैंने आपको बताई हुई है कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी। तो ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण ज्यादा रेडिली बन जाएगा, यानी कि फिनोल जो है वो फटाफट H पॉजिटिव आयन लूज कर देगी अगर फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। तो आप यहां पर इसके नीचे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स increase the acidic character of phenols। कि अगर हम फिनोल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो उसके कारण उसका एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बजाय अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाऊं तब देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे तो तब क्या इफेक्ट होता है ये देखना है अभी। तो यहां पर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। रिंग को अगर इस तरफ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले तो फिर ऑक्सीजन से नीचे वो थोड़े कम खींचेगी। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम आएगा, तो इस कारण यहां से हाइड्रोजन को लूज करना एज H पॉजिटिव आयन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो हैं ये रिलीज ऑफ हाइड्रोजन को थोड़ा मुश्किल करते हैं एज H पॉजिटिव आयन। मतलब बेंजीन रिंग में अगर ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो वो उसकी एसिडिक नेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और जो फिनोक्साइड आयन बना यहां पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरफ से इंक्रीज कर दी तो फिर ऑक्सीजन से नीचे थोड़े इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, यानी कि अब चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स नहीं होगा। तो यहां पर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इधर से इलेक्ट्रॉन्स गए तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर ज्यादा रह जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज। अकोमुलेशन और इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज से तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो इसलिए जो अब बना फिनोक्साइड आयन ये फिनोल से थोड़ा कम स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल सिचुएशन की तरफ तो ट्रांजिशन कभी भी इंस्टेंटली नहीं होती, अपने आप नहीं होती। तो इसलिए अगर बेंजीन रिंग में मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो उसकी टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसके नीचे ये भी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स, डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है, और अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें तो वो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को डिक्रीज कर देगा थोड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं जो भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एटम्स के, उनमें कई तो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में देखा था कि सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप के अलावा तो वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा, पर जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं। तो इसके बाद
जो हमें स्टडी करने की जरूरत होगी, हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे, उसको डिफरेंट जगह पे ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर लगाकर देखेंगे कि कहां पे उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाकर भी देखेंगे कि ऑर्थो पे ज्यादा इफेक्ट करेगा कि मेटा पे करेगा कि पैरा पे करेगा। तो तब जो हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स है वो पूरा होगा। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स में हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग पर कहीं भी तो वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। तो अब हम कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सिलेक्ट करके उसको डिफरेंट ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस पर लगाकर देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होता है, कहाँ पे वो ज्यादा इंक्रीज करेगा और किस पोजीशन पर वो ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं बोर्ड पर, ये अपनी अपनी कॉपीज पे साथ साथ लिखते जाओ। जैसे पहली अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोल ली हमने, फिर उसके बाद यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल और सबके बाद में पैरा नाइट्रोफिनोल। इनको नंबर से डिनोट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये अपनी कॉपी पर लिखने के बाद आप इनको अरेंज करो इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। जैसे मान लो कि 1 सबसे वीक है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग 2, उससे स्ट्रॉन्ग 3, उससे स्ट्रॉन्ग 4। तो ये ऑर्डर कोई करेक्ट नहीं है, ये तो जस्ट मैंने वैसे ही लिख दिया आपको ये समझाने के लिए कि कैसे आपने अपना आइडिया लगा के कि हाँ कहाँ पे क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, कितना कर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, ये देखना है आपको। तो उसके मुताबिक अपने आइडिया से आप अपनी अपनी कॉपीज पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिलेक्ट करो। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे बेसिकली, तो एक्सप्लेन हम करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका इफेक्ट कैसे होगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये यहाँ पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो कैसे प्रोसीड करता है। जैसे हमने जब रेजोनेंस इफेक्ट में किया था -R इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक नाइट्रो ग्रुप ये करते हैं -R इफेक्ट, यानी कि बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करते हैं, इसलिए बेंजीन रिंग आगे ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नीचे को विड्रॉ करेगी। वैसे भी रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जो लोन पेयर था ऑक्सीजन के ऊपर वो नीचे को शिफ्ट होता है। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई नाइट्रो ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो वो और ज्यादा स्ट्रांगली नीचे को इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा। तो फिर OH बॉन्ड जो है वो वीक होगा, यानी कि हाइड्रोजन विल बी मोर रेडिली लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो हाइड्रोजन की रिलीज को इजी करेंगे एज H पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से वो इंक्रीज करेंगे एसिडिक नेचर को। तो अब आपने अपनी अपनी कॉपीज पर जो ऑर्डर सही आपको लगा वो लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे कि आपके आइडियाज जो हैं वो कितने ठीक हैं या नहीं हैं। ये मैंने लिखने के लिए इस कारण बोला क्योंकि अगर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करके सही ऑर्डर लिखूंगा, अगर आपका तो ठीक है, फिर तो आप थोड़े कन्विंस हो जाओगे कि हाँ मैंने ठीक सोचा था। पर अगर आपका जो आपने आइडिया लगाकर ऑर्डर लिखा वो गलत हुआ, तो फिर उसको काट कर नया ऑर्डर लिखो। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती की थी, ताकि आपकी गलती जो है वो रिपीट ना हो। तो इसीलिए ही ये आपको मैंने लिखने को बोला है।
अब नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रादर न्यूट्रल ग्रुप्स में इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो बेंजीन रिंग फिर आगे ऑक्सीजन से ज्यादा खींचेगी, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी हाइड्रोजन से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इजी हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप कहीं भी लगा हो ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज ही करेगा। तो इसका मतलब सबसे वीक एसिड कौन है, दैट विल बी फिनोल। अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोल जो है ये सबसे वीक एसिड होगी, बाकी सभी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल जो हैं ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगी। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की मैंने पहले बात की थी, नाइट्रो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है तो कहां से ज्यादा करता है, ये आपने देखा था कि नाइट्रो ग्रुप जब हमने नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट स्टडी किया था -R इफेक्ट, तो नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ ज्यादा हुए थे। इन तीनों पोजीशंस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था। तो जिन जगह पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है उनको मैं इस ब्लू डॉट से शो कर रहा हूं। इस नाइट्रो ग्रुप की ऑर्थो पोजीशंस हैं ये दोनों और पैरा पोजीशन है ये वाली। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करता है, तो ये नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट जो है वो इधर होगा इन तीनों पोजीशंस पर। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन्फ्लुएंस अगर उस कार्बन पर हो रहा है जिसके साथ OH ग्रुप लगा है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि एसिडिक नेचर को ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो इन तीनों केसेस में सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में आप देखते हो कि जो 3 है, जो मेटा नाइट्रोफिनोल है, उसमें नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन्फ्लुएंस जो है वो ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप के अकॉर्डिंगली जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं वहां पर तो है, पर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है वहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ तो करेगा इस पोजीशन से, पर वो विड्रॉल होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है कि डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। तो यहां से आप देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन के बाद तो मैंने आपको बताया था कि ये निग्लिजिबल हो जाता है, तो इसलिए ये बस बहुत थोड़ा इंक्रीज कर पाएगा एसिडिक नेचर को, यानी कि ऑर्थो और पैरा जो हैं ये ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएंगी, मेटा वाली उतनी स्ट्रांगली एसिडिक नहीं होगी, पर हां फिनोल से तो ज्यादा एसिडिक ही होगी। इसलिए सबसे वीक एसिड है फिनोल, तो उसके बाद नंबर आता है मेटा नाइट्रोफिनोल का। फिर हम देखते हैं ऑर्थो और पैरा का कंपैरिजन। तो इसके लिए मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, कुछ इस तरह से होती है। नाइट्रो ग्रुप जो है NO2 ग्रुप, इसमें एक ऑक्सीजन लगी होती है डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन लगी होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो यहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन, और अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करते हो कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वाला कंपाउंड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस फुलफिल करता है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये नियर बाय ऑक्सीजन इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर होती है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो जैसे अगर लिखना हो तो हम यहां पर लिख सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन अब जो है ये एक तरफ तो ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी है, दूसरी तरफ दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गई। तो इस कारण इस हाइड्रोजन की पोजीशन यहां पर थोड़ी बहुत फिक्स्ड हो जाती है, इसको यहां से हिलाना या रिमूव करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में से हाइड्रोजन को रिलीज करना एज H पॉजिटिव आयन थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
पैरानाइट्रोफिनोल में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इतनी ज्यादा दूर हैं कि कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसलिए पैरा पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा फॉर इंक्रीजिंग द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। तो पैरा वाला जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, सबसे वीक आपने लिखा था जो अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोल है, और उससे स्ट्रॉन्ग आपने देखा था मेटानाइट्रोफिनोल, और पैरानाइट्रोफिनोल है ये मैं बता चुका हूं कि सबसे स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण थोड़ी सी वीक हो गई, थोड़ी वीक हुई है, ज्यादा नहीं। मतलब मेटानाइट्रोफिनोल से तो ये ज्यादा एसिडिक ही होगा, पर हाँ पैरानाइट्रोफिनोल के कंपैरेटिवली थोड़ा वीकर एसिड होगा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट ऑर्थो पे हम ज्यादा सिग्निफिकेंट गिनते, क्योंकि रेजोनेंस के कारण तो कोई फर्क नहीं होता कि ऑर्थो पे है नाइट्रो ग्रुप या पैरा पे, पर इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट यहां पर ऑर्थो वाले केस में ज्यादा होगा। ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो OH ग्रुप वाली कार्बन के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए ज्यादा स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर ना हो। तो इस केस में आपने देखा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम वीक एसिड, थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग एसिड बनी। तो जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो आया ये वाला। तो जिस जिस बच्चे का थोड़ा गलत था तो वो अपना पुराना ऑर्डर उसके ऊपर बड़ा सा कांटा लगा के ये नया ऑर्डर दोबारा लिख लो। वो कांटा आपको याद रख दिलाता रहेगा कि आपने क्या मिस्टेक की थी अपनी यहां पर सोचने में। तो इसलिए वही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हो ऑर्थो मेटा पैरा पे तो आपने देख लिया कि वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। और जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होगी, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिर मेटानाइट्रोफिनोल, और फिर अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोल जो है। इस तरह से इनकी एसिडिक नेचर जो है वो वेरी करती है। अब एसिडिक नेचर इंक्रीज करने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बजाय अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगाकर देखूं कि इनका क्या इफेक्ट होगा, तो ये आप देख सकते हो दोबारा से इसी तरीके से ये चारों जो मैंने फिनोल्स लिखी हैं ये अपनी अपनी कॉपी पे दोबारा से लिख लो। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो और एक OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम कहते हैं क्रीसोल। तो ये ऑर्थो क्रीसोल है, ये मेटा क्रीसोल है, ये पैरा क्रीसोल है। इन चारों की स्ट्रक्चर्स दोबारा से ड्रॉ करनी है और फिर से इनको अरेंज करना है बिल्कुल सिमिलर वे में इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो उसका ऑर्डर हमने पूरा पूरा एक्सप्लेन करके लिख लिया। अब मिथाइल ग्रुप जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो ज्यादा डिक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर को। अब ज्यादा डिक्रीज ये कहां पे करेगा, ऑर्थो पे लगा हो तब, मेटा पे लगा हो तब, कि पैरा पे लगा हो तब। तो यहां पर आप देखोगे कि जो यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इसमें कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली सिचुएशन तो बन ही नहीं रही। तो इसलिए जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में थोड़ी सी एक्सेप्शन आई थी उसका स्कोप क्रीसोल्स में नहीं होता है। तो ऑर्थो पे अगर है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस कार्बन को, इसलिए एसिडिक नेचर को थोड़ा ज्यादा डिक्रीज करेगा। अगर पैरा पे है तो भी वो रिलीज तो करता है पर उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा जितना इफेक्टिवली ऑर्थो क्रीसोल ने किया था। इसलिए पैरानाइट्रोफिनोल वाला भी वीक तो हो जाएगा पर उतना वीक नहीं होगा जितना वीक ऑर्थो हुआ है। तो ऑर्थो जो क्रीसोल है ये सबसे वीक एसिड होगी इनमें।
उसके बाद नंबर चलेगा मेटा का। मेटा वाला जो है, सॉरी पैरा का, पैरा वाला भी यहां पर वीकनिंग इफेक्ट कर रहा है, पर ऑर्थो के कंपैरेटिवली थोड़ा दूर होने के कारण उतना ज्यादा एसिडिक नेचर को डिक्रीज नहीं कर पाएगा। फिर आएगी बारी मेटा क्रिसोल की। तो मेटा पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप है तो उस केस में ये डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस इफेक्ट के कारण तो ये डिक्रीज कर ही नहीं रहा, तो इसलिए बहुत कम डिक्रीज करेगा जो मेटा पोजीशन पर हमने मिथाइल ग्रुप लगाया। तो ऑर्थो और पैरा के कंपैरेटिवली मेटाक्रिसोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड ही रहेगी, और जो सबसे पहले अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगी इन चारों फिनोल्स में। तो यहां पर आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने एसिडिक नेचर को डिक्रीज किया और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने एसिडिक नेचर को डिक्रीज किया। तो डिफरेंट पोजीशंस पर लगकर ये किस तरह का इफेक्ट करती है, ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ये भी हमने समझ लिया है पूरा पूरा। अब आपके कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, उसमें ऐसे कभी नहीं होगा कि एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो और एक उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो। उनका कंपैरिजन अगर आ जाए कि एक ऑर्थो पे लगा है एक पैरा पे लगा है तो क्या इफेक्ट होगा, वैसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाते। आपके लिए इंपॉर्टेंस है कि एक या तो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, पोजीशन सेम रखें, कि अगर जैसे पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उनके इफेक्ट्स क्या होंगे। और अगर डिफरेंट पोजीशन पर देखना है तो फिर हमें सब्स्टिट्यूएंट एक ही रखना पड़ेगा। जैसे सेम अगर सब्स्टिट्यूएंट है तब उसका ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस पर क्या इफेक्ट है ये तो हम स्टडी कर चुके। अब हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो भी विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप्स हैं उनको चेंज करके देखते हैं कि कैसा इफेक्ट होता है। यहां पर आप फिनोल में देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, तो बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से ऊपर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगी। इस कारण ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन को रिलीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो डिक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल को। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो उस केस में नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो बेंजीन रिंग ऊपर से ऑक्सीजन से बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स नीचे को विड्रॉ करेगी, ऑक्सीजन को काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगी, तो ये फिर हाइड्रोजन से आगे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने एसिडिक नेचर को इंक्रीज किया और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने एसिडिक नेचर को डिक्रीज किया। तो यहां पर जो नेट इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लें हम फिनोल के ऊपर, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा लें, तो उनके किस तरह से इफेक्ट्स जो हैं वो होंगे। फिर इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल और अल्कोहल का। तो फिनोल की एसिडिक नेचर का कॉज तो हमने कर लिया था कि वाई फिनोल्स आर एसिडिक। वीक एसिड्स होती हैं, जब हम फिनोल को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये पार्शियली आयोनाइज होती है, यानी कि इस तरह से प्लस H पॉजिटिव। तो फिनोल थोड़ी कंपैरेटिवली वीकर एसिड है इसलिए पार्शियली ही आयोनाइज होगी, पर जो भी हो
रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो तो बेंजीन रिंग के ऊपर ट्रांसफर होता ही है, या बेंजीन रिंग जो है वो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रही है, मेकिंग दी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से बड़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके उसकी रिलीज एज H पॉजिटिव आयन को इजी करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिनोल में दोनों फैक्टर्स ही यही कहते हैं कि एसिडिक नेचर को इंक्रीज किया जाए। अब अगर हम अल्कोहल की बात करें तो मैं अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला ही लिखा है मैंने भी। तो इसमें आप देखो अगर, तो ऑक्सीजन जो है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप लगा है जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो फिर अगली हाइड्रोजन से उतनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगी। हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, OH बॉन्ड थोड़ा कम पोलर होगा, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल या स्ट्रांग होगा, इसको ब्रेक करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। अगर हम सपोज करें कि जो अल्कोहल है वो भी हाइड्रोजन को लूज कर रही है एज H पॉजिटिव आयन, तो कैसे होगी बात? हाइड्रोजन जाएगी अगर एज H पॉजिटिव आयन तो अपना इलेक्ट्रॉन तो पीछे छोड़ जाएगी। ऑक्सीजन इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। H पॉजिटिव जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन जो है वो बना देगा। ऊपर फिनोल वाले केस में भी जो H पॉजिटिव बना है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन ही बनाता है, H पॉजिटिव एज सच इकट्ठा नहीं रह सकता। अब अल्कोहल में अगर आप देखो तो हमने स्टडी किया था अभी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, तो फिर ये ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन से थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है दैट विल वीकन द एसिडिक कैरेक्टर। और इधर ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर ये करेगा एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से कैसे यहां पर सिचुएशन चलेगी? एल्काइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा या इंक्रीज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, उसके नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेंसिफिकेशन और अकोमुलेशन ऑफ चार्ज इज ए डीस्टेबलाइजिंग प्रोसेस। तो ये एल्कोक्साइड आयन जो है ये थोड़ा कम स्टेबल होगा अल्कोहल से, तो इसका मतलब मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल ट्रांजिशन तो फटाफट कभी भी नहीं होगी। इसीलिए ही जो अल्कोहल होती है ये फिनोल से या वाटर से वीकर एसिड हुआ करती है। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो अल्कोहल है वो फिनोल से या वाटर से थोड़ी कम एसिडिक है। तो इसी को अगर मैं वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा? फिनोल में जो बेंजीन रिंग है C6H5 उसको मैंने PH से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उसके बाद आएगा वाटर, उसके बाद आएगी अल्कोहल। तो यहां पर आपने देखा थोड़ी देर पहले कि जो फिनोल में बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाएगी, तो इसलिए ही हाइड्रोजन थोड़ा इजीली लूज हो जाएगा एज H पॉजिटिव आयन। वाटर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो एक्टिवेट करे एसिडिक नेचर को या डीएक्टिवेट करे, तो इसलिए वाटर रह जाएगा मॉडरेट, और इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, उसके कारण जो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहां से हाइड्रोजन को लूज करना एज H पॉजिटिव आयन विल बी कंपैरेटिवली वीकर। तो इसलिए डिफरेंट फिनोल्स, अल्कोहल्स एंड वाटर का जो एसिडिक नेचर का
ऑर्डर है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा सबसे वीक एसिड है, वो आप समझ सकते हो। वीक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, ये भी आपको बताया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, कि हम उनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से जो वीक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक आपने दो रिएक्शंस की हैं, एक रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम और दूसरी थी रिएक्शन ऑफ फिनोल विद अल्कलीज। तो वहां पर हमने देखा था कि जो अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके फिनोल वाटर को लिबरेट कर देती है, क्योंकि वाटर एक वीकर एसिड है। तब मैंने यही पॉइंट आपको कुछ इस तरह से बताया था तो यहां पर अल्कोहल में आप देखते हो कि अगर ये अल्कली के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करे, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर हैं दो दो लोन पेयर्स और तीसरा बॉन्ड था विद हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन वो भी खींच लेती है अपने पास और यहां पर बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन, इस तरीके से। तो यहां पर आप देखते हो कि अल्कोहल जो है ये वीकर एसिड देन वाटर है, ये तो हमने अभी स्टडी किया था। तो स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो वीकर एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम इट्स सॉल्ट, बट जो स्ट्रॉन्गर एसिड फिनोल है ये अपने से वीकर एसिड वाटर को डिस्प्लेस कर देगी फ्रॉम इट्स सॉल्ट, लाइक दिस। तो इस तरीके से ही जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो कभी भी नहीं होती, क्योंकि वीकर एसिड अल्कोहल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमने जो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स की बात थी वो हमने पूरी खत्म की, कि पहले फिनोल्स एसिडिक होती हैं तो क्यों, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। तो उन दोनों रिएक्शंस के बाद हम तीसरी रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट जब हमने किया था फिनोल में, तब आपने देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जैसे हेलोएरीन्स में भी कुछ इस तरह से थी बात, कार्बन और हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड था, उसके कारण यहां से हाइड्रोजन को लूज करना, हेलोजन को लूज करना काफी मुश्किल हो जाता था। तो फिनोल में तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको जिंक डस्ट इसमें ऐड करके हीट करते हैं। तो इस तरीके से जो जिंक है वो ऑक्सीजन को खींच ले जाती है, जिंक ऑक्साइड बन गया, और फिनोल के ऊपर से अगर ऑक्सीजन निकल गया तो यू विल गेट प्योर बेंजीन। तो फिनोल में से जो ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो वो हम कितनी इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ रिएक्शन आप लिख लो, रिएक्शन विद जिंक डस्ट के बाद फोर्थ रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप हम NH2 ग्रुप को बोलते हैं। अगर इससे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी हो बाय यूजिंग क्लोरोबेंजीन और इसमें अगर ऐड किया जाए अमोनिया, तो जरूरत होगी एनहाइड्रस ZnCl2 की भी, और साथ में रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा हीट करना पड़ेगा। तो हम हीट करते हैं अप टू ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। तब जो क्लोरोबेंजीन नहीं सॉरी फिनोल जो है उसका OH ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा विद अमोनिया।
अमोनिया से एक हाइड्रोजन लूज होगी एज H पॉजिटिव आयन, तो यहां से NH2 नेगेटिव मिलकर जो है NH2 नेगेटिव जो है वो इधर अरेंजमेंट कर लेगा, पहले एक वाटर निकलेगा तो अल्टीमेटली इससे बन जाएगी एनिलीन। तो अगर फिनोल में OH ग्रुप को रिप्लेस करके हमने NH2 ग्रुप लगाना होगा तो उसके लिए एक हमें एसिड कैरियर यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2 की भी जरूरत पड़ेगी और साथ में इतना हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ही है कि जो अब फिनोल्स हैं वो थोड़ी कम रिएक्टिव होती हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट alkylation and acylation। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन हमने स्टडी की थी इन दी एरीन्स और एज वेल एज इन हेलो एरीन्स। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी बात चलेगी। तो जो फिनोल है उसमें हमें जो पहले करते हैं एल्काइलेशन, तो इसके लिए हम ऐड करेंगे CH3Cl को इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो जो ऑर्थो या पैरा पोजीशन है वहां पर लग जाएगा CH3 ग्रुप, एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं। यहां पर हम ऐड करते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड या FeCl3। तो इस केस में फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा या पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जो है वो लग जाएगा। तो फिनोल वाले केस में बेंजीन रिंग में हमने क्या ऐड किया है, मिथाइल ग्रुप लगाया है। तो इसीलिए ही इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये यहाँ पर आप देखते हो बेंजीन रिंग से एक कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करके ग्रुप कोई और लगाया है। तो ये भी बात की थी मैंने कि ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, नेवर न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक किस तरीके से हो सकती है, AlCl3 जो है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के बात करूं तो बेटा एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर 2, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में। और अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस शेल ही कंप्लीट ना हो तो वो दूसरे मतलब जो ग्रुप्स हैं उनसे बड़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। तो इसलिए AlCl3 जो है ये यहां पर एक्ट करता है जस्ट लाइक हैलोजन कैरियर। ये एक हैलोजन को कैरी करके रखेगा और इधर बना देगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन फिर बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। इसके बाद अगर हम एसाइलेशन की बात करें तो एसाइलेशन भी लगभग सिमिलर तरीके से ही होगी। तो इस केस में हम यहां पर एसिड क्लोराइड ऐड करते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल एसाइलेशन। क्यों एसाइलेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है एसिड क्लोराइड में इसको कहा जाता है एसाइल ग्रुप। तो फिनोल में हमने हाइड्रोजन रिप्लेस करके एसाइल ग्रुप लगाया। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन जो है वो कैसे होगी, तो ये भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूं कि एसिड क्लोराइड में अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 ऐड करेंगे तो ये क्योंकि एक लुईस एसिड होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो इधर से एक क्लोरीन एटम
along with its इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपने ऊपर खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू AlCl4 नेगेटिव। नो डाउट एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल तो कंप्लीट हो गया, पर इधर कार्बन वाला केस देखो, अगर इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, तो यहां पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसके कारण कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको हम कहते हैं एसिटाइलिनियम आयन, क्योंकि ये एसिटाइल क्लोराइड से बन रहा है, तो कॉमन नेम है इसका एसिटाइलिनियम आयन। यही है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा ओवर बेंजीन रिंग। तो हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहा करते हैं। अब जो AlCl3 है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तो इसलिए अगर हमें एसाइलेशन करनी हो तो वो हम एसिड एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, और एसिड एनहाइड्राइड से थोड़ी बेटर वे में ये हो जाएगी रिएक्शन।